फ्रेंड्स, ये स्टोरी का नवा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पूजा ताई ने जब आशिक को वहां देखा तो उन्होंने कहा, मैडम अच्छा हुआ जो आप आ गई। मैं रूही बेबी के लिए दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर चली गई। वही आशी ने रूही के पास जाकर पूछा, क्या हुआ है परी? आप क्यों इतना रो रही हो? ताई कह रही है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या आपको कुछ और चाहिए? आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मासी आपको सब ला कर देगी। आशी की बात सुनकर रूही ने रोते हुए कहा, पापा। उसके मुंह से पापा सुनकर आशी को अंश की याद आ गई। उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको पापा की याद आ रही है? रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो आशी ने पूछा, क्या आपको पापा के पास जाना है? रूही ने फिर से हाँ में अपना सिर हिलाया। तो आशी ने कहा, ठीक है, मैं आपको पापा के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन आपको पहले दूध पीना होगा। क्या आप दूध पियोगी? उसकी बात सुनकर रूही हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगी। तभी पूजा ताई दूध लेकर आ गई। तो आशी उनके हाथ से दूध का ग्लास लेकर रूही को पिलाने लगी। रूही को दूध पीते देखकर पूजा ताई ने आशी की तरफ देखते हुए कहा, मैम, आपने ऐसा क्या किया जो ये इतनी जल्दी मान गई? हमने तो हर नामुमकिन कोशिश की थी बेबी को दूध पिलाने की, लेकिन ये तो हमारे हाथ से दूध पीने को तैयार ही नहीं थी। हमें तो डर लग रहा था कि कहीं बेबी की तबीयत खराब ना हो जाए। पूजा ताई की बात सुनकर आशी ने कहा, ये मेरा और रूही का सीक्रेट है, हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, क्यों रूही, मासी ठीक कह रही है ना? इतना कहकर आशी रूही को देखकर आई विंग करती है। तो रूही अपने मुंह से दूध की बोतल हटाकर खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसते देखकर आशी और पूजा ताई के फेस पर स्माइल आ गई। इधर कपूर मेंशन में सानिया ने अपने डैड नीरज कपूर की तरफ देखते हुए पूछा, डैड, क्या अंश के बारे में कुछ पता चला? अब वो कैसा है? वो ठीक तो है? वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है डैड? क्या आपको पता है? उसकी बात सुनकर नीरज कपूर ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, अंश के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे कनाडा से वापस आने की खुशी में मैं पार्टी रखूं, ताकि उस पार्टी में मैं पब्लिकली अनाउंस कर सकूं कि मैंने तुम्हें कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ के तौर पर अपॉइंट किया है। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? नीरज कपूर की बात सुनकर सानिया ने कहा, नहीं डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब पार्टी रखनी है आप रख सकते हो, लेकिन डैड, जब अंश पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब आप ये पार्टी रखिएगा। मैं चाहती हूँ कि अंश भी इस पार्टी में शामिल हो। सानिया की बात सुनकर नीरज जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इधर रायजादा कारपोरेशन में आरोही अपना काम करके आशी के घर के लिए निकल गई थी। आशी के घर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कि आशी रूही को अंश से मिलाने लेकर जाएगी। अंश से मिलकर रूही वहाँ क्या कांड करेगी, जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। सर्वेंट ने आकर डोर ओपन किया। आशी को देखकर उस सर्वेंट ने उसे ग्रीट किया और अंदर आने को कहा। तो आशी हिचकिचाते हुए अंदर आ गई। उसे डर था कि कहीं अंश उसे देख ना ले। उसने घर में इधर उधर देखते हुए उस सर्वेंट से पूछा, क्या घर में कोई नहीं है?
उस सर्वेंट ने कहा, मैम घर पर आशी मैम है और वो अपने रूम में है। आशी मैम के मॉम डैड आए हैं और वो भी इस वक्त अपने रूम में है। और बात रही आकाश सर और अंश सर की, पता नहीं मैम 2 दिन से वो दोनों घर नहीं आए हैं। उस सर्वेंट की बात सुनकर आरोही ने अपने मन में कहा, अंशु तो आज ऑफिस भी नहीं आए और ये सर्वेंट कह रही है कि वो 2 दिन से घर भी नहीं आए। आखिर वो कहाँ गए हैं? कहीं वापस तो नहीं चले गए? अगर वापस जाते तो अंकल आंटी यहाँ क्यों आते? आरोही अभी यही सब सोच रही थी कि तभी उस सर्वेंट की आवाज़ आई, मैम मैं रूही बेबी को लेकर आती हूँ। ये सुनकर आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो वो सर्वेंट वहाँ से रूही को लेने चली गई। तभी वहाँ पर पूजा ताई आ गई। उन्होंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, तुम कैसी हो बेटा? आरोही ने कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? तो पूजा ताई ने कहा, मैं भी ठीक हूँ बेटा। तो आरोही ने कहा, आंटी आपको मेरी बेटी ज़्यादा परेशान तो नहीं करती? उसकी बात सुनकर पूजा ताई ने कहा, नहीं बेटा, रूही तो बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन आज पता नहीं रूही को क्या हुआ था। जब से आप उसे यहाँ छोड़कर गई थी, वो तब से बस रोए जा रही थी, ना कुछ खा रही थी, ना कुछ पी रही थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर हमने आशी मैम को फ़ोन किया क्योंकि हमें आपका नंबर नहीं पता था। मैडम आई और उन्होंने रूही बेबी से पता नहीं ऐसा क्या कहा कि रूही बेबी एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो गई। पूजा ताई की बात सुनकर आरोही ने पूछा, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी बात सुनकर पूजा ताई ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी वो सर्वेंट रूही को लेकर आ गई। रूही इस वक्त सो रही थी। आरोही ने उस सर्वेंट से रूही को लिया और फिर वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंची और रूही को अपने रूम में लेकर चली गई। उसने रूही को बेड पर सुला दिया क्योंकि रूही सुबह से रोने की वजह से बहुत थक गई थी। वहीं आरोही वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई और फिर उसने अपने लिए खाना बनाया। खाना खाकर वो भी रूही के पास जाकर सो गई। अगली सुबह आशी के घर पर आशी के मॉम डैड आज सुबह जल्दी उठ गए थे और वो इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी आशी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मॉम डैड आप दोनों हॉस्पिटल चले जाइए, बाहर ड्राइवर खड़ा है, वो आपको हॉस्पिटल छोड़ देगा। उसकी बात सुनकर शालिनी जी ने पूछा, क्या तुम हॉस्पिटल नहीं आ रही हो हमारे साथ? आशी ने कहा, नहीं मोम, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। शौर्य अभी तक नहीं उठा है, मैं उसे उठाकर नाश्ता करवा कर हॉस्पिटल आऊँगी। मैंने सुबह सुबह अमन भाई को फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई को जल्द ही होश आ जाएगा। उसकी बात सुनकर शालिनी जी ने कहा, ठीक है बेटा, और फिर वो नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद शालिनी जी और निशांत जी ने अपना नाश्ता किया और वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उन्हें जाते हुए देखकर आशी ने खुद से कहा, मॉम, मैं ये सब आपकी पोती उस छोटी शैतान के लिए कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या आरोही अंश के बारे में जान पाएगी? क्या अंश आरोही को कभी अपनी लाइफ में शामिल कर पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। ये सोचकर वो कल की बात याद करने लगी क्योंकि कल जब रूही रो रही थी तो आशी ने रूही से प्रॉमिस किया था कि वो रूही को आज उसके पापा से मिलवाने लेकर जाएगी। ये याद करके आशी ने खुद से कहा, अगर आज मैं रूही को भाई से मिलवाने लेकर नहीं गई तो क्या पता आज फिर से खाना पीना बंद करके
भूख हड़ताल पर उतर जाए वो शैतान तो पूरी की पूरी अपने बाप पर गई है। भले ही अभी बोलना नहीं सीखी है वो, लेकिन अपनी बात मनवाना तो अच्छे से सीख गई है। क्यों नहीं सीखेगी? वो मेरे खड़ूस भाई की बेटी है। दोनों बाप बेटी एक जैसे ही है। अभी तो इस शैतान को ये भी नहीं पता है कि जिसे वो पापा कहकर बुलाती है वो सच में उसका ही बाप है। फिर उसने अपने भाई को याद करते हुए कहा, भाई, मैं सच में चाहती हूँ कि आपको जल्द से जल्द ये सच पता चले कि रूही आपकी बेटी है। तब बहुत मज़ा आएगा। आप सबको डराते हो ना, जब आपकी बेटी अपनी बात मनवाने के लिए आपको ब्लैकमेल करेगी, तब आप क्या करते हो ये मुझे देखना है। फिर उसने शौर्य के रूम की तरफ देखते हुए कहा, चल आशी बेटा, अपने छोटे शैतान को उठाकर नाश्ता करवा। उसके बाद उस रूही नाम के शैतान को हॉस्पिटल लेकर जाना है। ये सोचकर आशी शौर्य के रूम की तरफ चली गई। रूम में आकर उसने शौर्य को उठाते हुए कहा, शौर्य बेटा, उठ जाओ, मम्मा को बहुत काम है। अभी आपको तैयार करके पूजा ताई के पास छोड़कर मुझे मामू को देखने हॉस्पिटल जाना है। साथ में आपके पापा के लिए नाश्ता भी बनाना है। आपको पता है ना, आपके पापा बाहर का खाना नहीं खाते। उठ जाओ। आशी के उठाने पर शौर्य उठकर बैठ गया और पापा पापा कहकर रोने लगा। उसे ऐसे रोते देखकर आशी ने पूछा, क्या आपको पापा की याद आ रही है? यह सुनकर शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। एक जो कम थी, जो कल से पापा की रट लगाए बैठी थी, अब दूसरे ने भी चालू कर दिया पापा कहना। आजकल के बच्चों को माँ की तो कोई कदर ही नहीं है सिवाय बाप के। चल बेटा आशी, इन दोनों को तो तू हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकती। एक काम कर, तुम अपने सपूत को फ़ोन पर अपने बाप से बात करवा दो ताकि ये भूख हड़ताल पर ना जाए। इतना कहकर वो आकाश को वीडियो कॉल करने लगी। आकाश ने जब कॉल पिक किया तो उसने पूछा, क्या हुआ आशी, तुमने फ़ोन क्यों किया? सब कुछ ठीक है ना? शौर्य ठीक है। उसकी बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए आकाश को शौर्य को दिखाते हुए कहा, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपका सपूत रो रहा है। आकाश ने कहा, दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है, लेकिन वो क्यों रो रहा है? उसे क्या हुआ है? आशी ने कहा, आपके बेटे को आपकी याद आ रही है। आप फ़ोन पर उससे बात कीजिए। इतना कहकर वो फ़ोन को शौर्य के सामने कर देती है। तो आकाश ने शौर्य को देखते हुए पूछा, बच्चा, आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या आशी शौर्य को आकाश के पास लेकर जाएगी? क्या शौर्य आकाश से बात करके रोना बंद कर देगा? जानने के लिए बने रहे। क्या मम्मा ने आपको डांटा है? अपने पापा की बात सुनकर शौर्य ना में अपनी गर्दन हिलाने लगा। तो आकाश ने कहा, अगर आपकी मम्मा ने आपको नहीं डांटा है तो आपको हुआ क्या है? तभी शौर्य आकाश को देखकर पापा पापा कहने लगा। उसके मुंह से लगातार पापा पापा सुनकर आकाश ने पूछा, क्या आपको मेरी याद आ रही है? शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तो आकाश ने कहा, शाम को पापा आपसे मिलने आएंगे। अभी पापा को थोड़ा काम है। मैं शाम को पक्का आऊँगा और आपके लिए चॉकलेट भी लेकर आऊँगा। अब आप रोना मत। उसकी बात सुनकर शौर्य हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। तो आशी ने शौर्य से कहा, अब मम्मा को फ़ोन दो, मम्मा पापा से बात करना चाहती है। तो शौर्य आशी के हाथ में फ़ोन दे देता है। फ़ोन लेकर आशी ने आकाश को देखते हुए पूछा, क्या भाई को होश आ गया? आकाश ने कहा, अभी तक तो नहीं आया। अमन वहीं बैठकर मॉनिटरिंग कर रहा है।
तुम टेंशन मत लो, उसे बहुत जल्द होश आ जाएगा। आशी ने कहा, ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और वो शौर्य को लेकर वॉशरूम में चली गई। इधर हॉस्पिटल में अमन, शालिनी जी, निशांत जी, आकाश सब बेसब्री से अंश के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद अंश की बॉडी में हलचल होने लगी। ये देखकर मॉनिटरिंग कर रहा अमन चेयर से उठकर अंश को देखने लगा तो अंश ने अपनी आंखें खोली। उसे आंखें खोलते देखकर अमन ने पूछा, तुम अब कैसे हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? ये कहकर अमन अंश को चेक करने लगा तो अंश ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। वहीं अमन को जब सब सही लगा तो उसने अंश की तरफ देखते हुए कहा, मैं बाहर जाकर अंकल आंटी से कहता हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। ये सुनकर वो खुश हो जाएंगे। वो सब तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। इतना कहकर अमन वार्ड से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने सबको अंश के होश में आने की बात बताई। उसकी बात सुनकर सब लोग खुश हो गए। सब अंश से मिलने के लिए अंदर जाने लगे तो अमन ने कहा, अभी अंश को थोड़ी देर बाद वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करेंगे, तब आप सब उससे मिल लेना। उसकी बात सुनकर सबने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अमन नील को लेकर वहाँ से चला गया ताकि सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके अंशु को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर सके। इधर आरोही के घर पर आरोही ने रूही को उठाते हुए कहा, रूही बच्चा उठ जाओ, मुझे आपको आशी मासी के घर छोड़कर ऑफिस जाना है। मम्मा को देर हो रही है बेटा, प्लीज उठ जाओ। आरोही के इसे उठाने पर रूही उठ गई और आरोही को देखकर स्माइल करने लगी। तो आरोही ने कहा, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? पहले तो आप मेरे उठाने पर कभी इतनी जल्दी नहीं उठी। आज ऐसा क्या हुआ है जो आप मेरे एक बार उठाने पर ही उठ गई और स्माइल कर रही हो? क्या चल रहा है आपके छोटे से दिमाग में? कल मैंने पूजा ताई से सुना, कल आप बहुत रो रही थी और कुछ खा भी नहीं रही थी। सबके कोशिश करने के बाद भी आपने रोना बंद नहीं किया था, लेकिन जब आशी मासी ने आपको दूध दिया तो आप चुपचाप दूध पीने लग गई। ऐसा क्या कह दिया आशी मासी ने जो आज आप वहाँ जाने की बात सुनकर इतनी जल्दी उठ गई? मैं आज आशी से पूछूंगी तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। आरोही को ऐसे देखकर रूही रोनी सी सूरत बनाकर दोनों हाथ फैलाकर आरोही को गोद में उठाने का कहती है। तो आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे सामने ऐसी सूरत मत बनाओ, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। जब भी आपको मेरे हाथ की बनी हुई खिचड़ी नहीं खानी होती है तो आप ऐसे ही रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लेती हो, और जब तक मैं आपकी पसंद का खाना नहीं बनाती तब तक आप कुछ नहीं खाती हो। आखिर ऐसी कौन सी बात मनवाने के लिए आपने आशी मासी के घर पर भूख हड़ताल की थी, और आशी मासी ने क्या कहकर आपको मनाया है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या आरोही रूही और आशी का प्लान समझ पाएगी? क्या आरोही रूही को अंश से मिलने से रोक पाएगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। खाना खाने के लिए मुझे एक बार पता चले तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ ये सब उस मासी का किया धरा है। मुझे एक बार पता चल जाए कि तुम्हारी वो मासी मेरे पीठ पीछे तुम्हें क्या पट्टी पढ़ा रही है, फिर मैं पहले उसे देखूंगी और बाद में तुम्हें। अब चलो वॉशरूम में फ्रेश होने। इतना कहकर आरोही ने रूही को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में लेकर चली गई। कुछ देर बाद
वो रूही को लेकर वॉशरूम से बाहर आ गई और उसे रेडी करके आशिक के घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वो आशिक के घर पहुंची और घर का डोर बेल बजाने लगी। बेल की आवाज़ सुनकर हॉल में रूही का इंतजार कर रही आशी ने गेट ओपन किया। आरोही ने जब अपने सामने आशी को देखा तो उसने आशी को घूरते हुए कहा, एक बात बता, तेरे और इस छोटी शैतान की क्या खिचड़ी पक रही है जो मुझे नहीं पता? आशी, तुम मेरी पीठ पीछे रूही के साथ मिलकर क्या गुल खिला रही हो? उसे ऐसे गुस्से से सवाल करते देखकर आशी ने हंसते हुए कहा, अरे आरोही, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, क्यों रूही बेटा, क्या मासी ने कुछ किया है आपके साथ मिलकर? उसकी बात सुनकर रूही ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी। तो आरोही ने उन दोनों को देखते हुए कहा, फिलहाल के लिए मैं तुम दोनों पर यकीन कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा वैसा किया है जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बता रही हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर आरोही उन दोनों को घूरने लगती है और फिर वो रूही को आशी को देकर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गई। आरोही को वहाँ से जाते देखकर आशी ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या था रूही? ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा सा तूफान आकर हमें अपने आगोश में लेता, उससे पहले ही हम बच गए हैं। ये सब छोटी शैतान तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास लेकर गई थी, तो वो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देगी। चलो अब तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवा कर लाती हूँ। इतना कहकर वो रूही को लेकर बाहर जाने लगी। वहीं आशी की बात सुनकर रूही ताली बजाकर आशी के गाल पर किस करती है। उसे इसे देखकर आशी ने कहा, वाह बेटा, पापा से मिलने की बात क्या कर दी? तुम्हारे मुंह से किस की बारिश हो रही है। मेरे कई कोशिशें करने के बाद भी तुम मुझे किस नहीं करती हो और आज खुद सामने से किस कर रही हो। ये कहते हुए आशी ने रूही को कार में बैठाया और फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसने आकाश के लिए टिफिन भी रख लिया था। इधर लाइफ केयर हॉस्पिटल में अब तक अंशु को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। सब जाकर अंश से उसका हालचाल पूछ रहे थे। तभी शालिनी जी ने अंश के बेड के बगल में रखी चेयर पर बैठते हुए पूछा, कैसे हो मेरे बच्चे? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। तुम्हें पता है, जब हमने तुम्हें ऐसे देखा तो हमारी तो जान ही निकल गई। उनकी बात सुनकर अंश ने कहा, मोम मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ देर निशांत जी और शालिनी जी ने अंश से बात की और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें आकाश के मॉम डैड से मिलने के लिए उनके घर जाना था। ये बात उन्होंने आकाश को बता दी थी। उनके जाने के बाद आकाश भी बोर्ड से बाहर आकर अपने केबिन में चला गया। तभी आशी रूही को लेकर अंश के वार्ड में आ गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अमन को रूही के बारे में पता चलेगा? क्या अंश अमन को 3 साल पहले की बात बताएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। रूही को देखकर अंश के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। तभी आशी ने अंश की तरफ देखते हुए पूछा, आप कैसे हो भाई? अंश ने कहा, मैं ठीक हूँ। और फिर वो रूही को देखने लगा। रूही एकटक अंश को देख रही थी। वो अंश की गोद में जाना चाहती थी। आशी ने जब देखा कि रूही अंश की गोद में जाने की कोशिश कर रही है तो उसने कहा, छोटी शैतान, तुम अंकल के पास नहीं जा सकती। देखो, उन्हें चोट लगी है। दरअसल आशी नहीं चाहती थी कि रूही
अमन के सामने अंशु को पापा कहे, लेकिन उसकी सोच के उल्टा रूही अंशु को देखकर पापा कहने लगी। उसे अंशु को पापा कहते देखकर आशी ने अपने मन में कहा, हो गया मेरा कल्याण। ये छोटी शैतान तो मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। इतना कहकर वो अमन को देखने लगी। वहीं रूही के मुंह से अंश के लिए पापा सुनकर अमन एक बार रूही को देखता और फिर अंशु को देखता। उसने खुद से कहा, पापा। उसकी ऐसी हालत देखकर आशिक को बहुत हंसी आ रही थी। वहीं रूही के मुंह से पापा सुनकर अंश के फेस पर स्माइल आ गई। उसे 2 दिन पहले की बात याद आ गई थी, जब उसने मॉल में कनक के मुंह से ये सुना था कि रूही आरोही की बेटी है और रूही भी आरोही को मम्मा मम्मा कह रही थी। ये याद आते ही अंश के मन में हजारों सवाल उठने लगे और वो आशी को घूर कर देखने लगा। आशी ने जब देखा कि अंश उसे घूर रहा है, तो उसने अंश की तरफ देखते हुए पूछा, आपको क्या हुआ है भाई? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? क्या तुम ये समझ रही हो कि मुझे कुछ पता नहीं है? उसकी बात सुनकर आशी ने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हो भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप साफ साफ कहिए ना कि आप क्या कहना चाहते हो। अंश ने कहा, क्या तुम सच में मेरी बात नहीं समझ रही हो या फिर जानबूझ कर ना समझ बनने का नाटक कर रही हो? आशी ने कहा, भाई आपको क्या हो गया है जो आप इस तरह बहकी बहकी बातें कर रहे हो? फिर उसने अमन की तरफ देखते हुए कहा, अमन भाई, क्या भाई के सिर पर गहरी चोट आई है? प्लीज आप एक बार चेक कीजिए। उसकी बात सुनकर अंश ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप आशी। अगर तुम्हें सीधा सीधा सवाल चाहिए तो मैं बहुत जल्द सबूत के साथ तुम्हारे सामने आकर तुमसे सवाल करूंगा, साथ में किसी और से भी। ये सब अंश रूही को देखकर बोल रहा था। फिर उसने आशी की तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे जो शक है वो सच हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आशी। ये बात तुम याद रखना। अंश की बात सुनकर आशी ने अपने मन में कहा, कहीं भाई को सच तो पता नहीं चल गया कि रूही उनकी बेटी है। अगर ऐसा हुआ तो भाई और दोस्त के बीच मेरी चटनी बननी तय है। इन दोनों के गुस्से से मुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर उसने ऊपर देखते हुए कहा, भगवान, आप इतने कठोर नहीं हो सकते। अगर भाई को रूही की बात पता चल गई तो आप प्लीज़ भाई से मुझे बचा लीजिएगा। वहीं अमन उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कोई कुछ बताएगा? आशी, तुम्हारे हाथ में जो बच्ची है वो कौन है? और ये अंशु को पापा क्यों कह रही है? इधर रायजादा कारपोरेशन में आरोही आज बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसे शक था कि आशी रूही के साथ मिलकर जरूर कोई कांड कर रही है और ये बात रूही के लिए सही नहीं थी। उसने खुद से कहा, इन दोनों को लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सब समझती हूँ। वो दोनों बोल रही है कि एक मेरी दोस्त है और एक मेरी बेटी है, जो आजकल बहुत शैतान हो चुकी है। होगी भी क्यों नहीं, ना चाहते हुए भी वो उस इंसान की बेटी है जिससे मैं नफरत करती हूँ। वो इंसान भी मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता है। कल से पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या कनक विक्रम से फाइल लेने जाएगी? क्या रोहिणी कनक और विक्रम के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा तूफान आया और उस आदमी को
अपने साथ लेकर चला गया। एक मेरा दिल है जिसे मैं बार बार समझाती हूँ कि उस आदमी के बारे में सोचकर तुम्हें बेचैन होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरा दिल नहीं समझता है। मेरे दिल का क्या करूँ मैं? ये बार बार मुझसे कहता है कि मैं एक बार उस इंसान को देख लूँ तो मुझे सुकून मिल जाएगा, खाक मिल जाएगा सुकून। सुकून तो अब मिल रहा है जो वो मेरे सामने नहीं है, वरना हमेशा फेविकोल की तरह मुझसे चिपके रहता है। कभी मुझे गोद में बैठा रहता है तो कभी ज़बरदस्ती किस करने लग जाता है। तभी कनक आरोही के केबिन में आ गई। उसने आरोही की आखिरी वाली बात सुन ली थी, जिसे सुनकर कनक ने पूछा, आरोही, तुम सुबह सुबह किसे किस करके आई हो? मुझे भी बताना। क्या कोई तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड बन गया है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? कनक कनक की बात सुनकर आरोही ने चिढ़ते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अगर तुमने एक और बकवास की तो इस केबिन की विंडो से तुम्हें सीधा बाहर फेंक दूंगी, समझे तुम? उसके बाद तुम खुद ही अपने टूटे हाथ पैरों को लेकर मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढते रहना। फिर उसने गुस्से में कहा, एक तो दोनों ने मिलकर सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही बनाकर रख दिया है, और दूसरी तुम जो पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। सब के सब मेरे आसपास एक से बढ़कर एक नमूने रखे हैं भगवान ने। आरोही को ऐसे गुस्सा करते देखकर कनक ने पूछा, आज सुबह किसके ऊपर भड़क कर आई हो जो अभी तक अपने भड़कीले अवतार से बाहर नहीं आई हो तुम? आरोही ने कहा, और किस पर भड़क कर आ रही हूँ? एक मेरी बेटी है जो आजकल शैतान की माँ बनी फिर रही है। दूसरी उसका साथ देने के लिए उसकी मासी, यानी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आशी। वो दोनों मिलकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। उसकी बात सुनकर कनक ने कहा, देखो आरोही, तुम अपनी दोस्त के बारे में कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी बेबी डॉल रूही के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। वो कितनी प्यारी है और कितनी मासूम है। इतनी छोटी सी बच्ची जो अभी सिर्फ 2.5 साल के आसपास की है, तुम उसे शैतान की माँ कैसे बोल सकती हो आरोही? वो तो अभी तक ढंग से बोलना भी नहीं सीखी। तुम्हें शर्म नहीं आती उसे ऐसे कहते हुए? उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, हेलो कनक की बच्ची, वो तुम्हारी बेबी डॉल है ना, वो कोई बेचारी नहीं है। तुम तो सिर्फ एक बार उससे मिली हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि वो मासूम है। लेकिन मैं जानती हूँ, भले ही वो ठीक से बोलना नहीं सीखी, लेकिन फिर भी फिल्म की हीरोइन की तरह एक्शन से अपनी बात मनवाना अच्छे से जानती है। अभी तुम ये सब छोड़ो, अभी तुम मेहरा कॉरपोरेशन जाओ और वहाँ जाकर विक्रम सर से वो फाइल लेकर आओ। मैंने सर से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने फाइल में सिग्नेचर कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अंश ने मॉल में जो देखा था वो उस बारे में सच्चाई जान पाएगा? क्या हुआ आरोही को अपना बना पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। मेहरा कारपोरेशन जाने की बात सुनकर कनक ने गुस्से में कहा, तुझे हर वक्त मैं ही क्यों दिखती हूँ यार? उस अजीबोगरीब इंसान के पास भेजने के लिए, वो है ना मेकअप की दुकान, रोहिणी चुड़ैल, उसे भेजना। कनक अभी रोहिणी के बारे में और कुछ कहती, उससे पहले ही पीछे से एक जोरदार आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? ये कोई और नहीं रोहिणी थी जो कनक पर गुस्से से चिल्ला रही थी। तुम्हें पता भी है जो मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो कितने महंगे होते हैं? फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है जो तुम उसे खरीद सको। तुम तो सिर्फ
उन्हें दूर से देख सकती हो। रोहिणी की बात सुनकर कनक को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, वो क्या है ना, चुड़ैल, ओह सॉरी रोहिणी, मुझे मेकअप देखने की या उसे खरीद कर उसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बिना मेकअप के बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। मेकअप की तो तुम जैसी चुड़ैलों को ज़रूरत होती है ताकि तुम अच्छी दिख सको, मेरे जैसी नेचुरल ब्यूटी को नहीं। कनक की बात सुनकर आरोही जोर जोर से हंसने लगी। वहीं उसे ऐसे हंसते देखकर रोहिणी गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए वहां से जाने लगी। तभी आरोही ने रोहिणी की तरफ देखते हुए पूछा, जाने से पहले ये तो बताकर जाओ, तुम मेरे केबिन में क्यों आई थी? रोहिणी ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर तुम्हें ये जानने का इतना ही शौक है तो तुम रोहित से जाकर पूछो। इतना कहकर रोहिणी केबिन से बाहर चली गई। उसे जाते देखकर आरोही ने कनक की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली कनक, किसी की बेइज्जती कैसे करनी है ये तुमसे आकर सीखना चाहिए। उसकी बात सुनकर कनक ने कहा, वाई नॉट, बेइज्जती करना भी एक टैलेंट है। ये टैलेंट बहुत कम लोगों के पास होता है, उनमें से एक मैं हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये टैलेंट तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मुझसे बचकर रहना। उसकी बात सुनकर आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो अपना काम करने लगी। उसने कनक की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम मेहरा कारपोरेशन जाओ। कनक ने कहा, क्या मेरा वहाँ जाना जरूरी है? क्या तुम किसी और को नहीं भेज सकती? उसकी बात सुनकर आरोही उसे घूर कर देखने लगी तो कनक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, घूरना बंद करो। इतना कहकर कनक केबिन से बाहर चली गई। उसे जाते देखकर आरोही फिर से हंसने लगी। इधर हॉस्पिटल में अमन ने अंश और आशिक की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या चल रहा है? क्या कोई मुझे समझाएगा? आशी, ये किसकी बेटी है और ये अंशु को पापा क्यों कह रही है? फिर उसने अंश की तरफ देखते हुए कहा, अंश, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ ना, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, तुमने एक बच्चे को पैदा किया है। अमन की बात सुनकर आशी जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देखकर रूही भी ताली बजाकर हंसने लगी। वहीं अंश ने अमन को घूरते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अमन ने कहा, मैंने क्या बकवास की, जरा बताओ। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, अच्छा, क्या तुमने कोई बकवास नहीं की? अमन ने अपनी गर्दन ना में हिलाई तो आशी ने अमन की तरफ देखते हुए पूछा, अमन भाई, जरा ये बताइए, मेरे भाई आपको किस एंगल से औरत दिख रहे हैं जो आप कह रहे हो कि उन्होंने बच्चा पैदा किया है? उसकी बात सुनकर अमन ने अंश की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। ये देखकर अमन ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आशी रूही को अंश से मिलाने लेकर जाएगी? अंश से मिलकर रूही वहाँ क्या कांड करेगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। मेरा मतलब तो ये था कि अंश कब एक बच्चे का बाप बन गया। उसकी बात सुनकर आशी ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है भाई, ये अंश भाई की बेटी नहीं है, ये तो मेरे दोस्त की बेटी है जो इसे मेरे घर छोड़कर काम पर जाती है और शाम को वो घर आकर इसे अपने साथ ले जाती है। आशी की बात सुनकर अंश ने उसे देखते हुए पूछा, जैसे आशी, क्या मैं जान सकता हूँ रूही तुम्हारी किस दोस्त की बेटी है? तुम्हारी दोस्त का नाम क्या है? उसका सवाल से आशी एकदम से हड़बड़ा गई। उसने एक फेक स्माइल के साथ कहा, भाई, आप उसे नहीं जानते हो, वो तो अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी दोस्त बनी है। वैसे भी आप उसके बारे में जानकर क्या ही करोगे? इतना कहकर आशी हंसने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर अंश ने कहा,
ऐसा है क्या? मैं तो बस इसलिए जानना चाहता था कि रूही इतनी प्यारी है, उसकी मॉम तो और भी ज़्यादा प्यारी होगी। अंश ये सब आरोही को याद करते हुए कह रहा था। वहीं आशी जल्द से जल्द वार्ड से बाहर जाना चाहती थी ताकि उसका भाई उससे कोई और सवाल न पूछे। तभी वार्ड का गेट ओपन हुआ तो सब गेट की तरफ देखने लगे। गेट पर नील खड़ा था। नील ने अंदर आते हुए अंश से पूछा, सर आप कैसे हो? वहीं आशी को ये सही मौका लगा रूम से बाहर जाने का, इसलिए उसने अंश को देखते हुए कहा, अच्छा भाई, अब मैं जाती हूँ, मुझे आकाश को नाश्ता देना है, मैं उनका नाश्ता देकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अंश आशी को जाते हुए देख रहा था। फिर उसने नील की तरफ देखते हुए पूछा, मैंने तुमसे आरोही शर्मा की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था, क्या तुमने निकाली? उसकी बात सुनकर नील ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, सॉरी सर, वो आपको गोली लगी थी, उसके बाद हम हॉस्पिटल आ गए और उस टेंशन में मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। उसकी बात सुनकर अंश ने उसे घूरते हुए कहा, कल तक मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर नील ने कहा, जी सर, कल तक हो जाएगा। तो अंश ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुमने ये पता लगाया कि मुझ पर गोली किसने चलाई थी? अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे देखने और समझने के बाद ये सब एक ही इंसान का काम लग रहा है और वो कोई और नहीं, जगदीश चड्ढा है, जो मुझे मारना चाहता है। एक बार मुझे पता चल जाए मुझ पर किसने हमला किया था, फिर मैं उसे दिखाऊंगा अंश रायज़ादा क्या चीज़ है। उसकी बात सुनकर नील ने कहा, जी सर, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। इतना कहकर नील वार्ड से बाहर चला गया। नील के वहाँ से जाने के बाद अमन ने अंश की तरफ देखते हुए पूछा, भाई, ये तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? ज़रा मुझे भी बता। इंडिया आकर ऐसा तुमने कौन सा बवाल खड़ा कर दिया है? मुझे भी तो बताओ। और ये आरोही शर्मा और जगदीश चड्ढा कौन है? जगदीश चड्ढा तुझे इतनी शिद्दत से मारना क्यों चाहता है? ये क्या कोई तेरा बिजनेस राइवल है? उसकी बात का अंश ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अमन ने थोड़े गुस्से में कहा, देखो प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। अमन को रिक्वेस्ट करते देखकर अंश ने कहा, जगदीश चड्ढा कोई और नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा माफिया लीडर है। ये सुनकर अमन ने कहा, क्या? अब तुमने माफिया लीडर से भी दुश्मनी मोल ले ली? पहले तुम्हारे दुश्मन कम थे क्या, जो तुमने अब माफिया को भी अपने दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर लिया है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर शनाया कौन थी और वो किस मकसद से अंश के ऑफिस में जॉब करने आई थी? क्या था शनाया का राज? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, चड्ढा की मेरे साथ दुश्मनी का कारण उसकी बेटी शनाया है, जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है और उसकी मौत का कारण मैं हूँ। ये सुनकर अमन ने जल्दी से पूछा, तुम जगदीश चड्ढा की बेटी की मौत का कारण, लेकिन कैसे? तो अंश ने कहा, शनाया मेरी सेक्रेटरी बनकर 2 साल पहले मेरी कंपनी में ज्वाइन हुई थी। इतना कहकर वो 2 साल पहले की बात याद करने लगा। फ्लैशबैक, रायज़ादा कारपोरेशन, मुंबई। बहुत सारी लड़कियां एक रूम के बाहर बैठी थी। तभी नील उनके पास आया और उन सबको देखते हुए बोला, अभी एक एक करके सबका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में सिर्फ 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा और उन 3 कैंडिडेट का इंटरव्यू यहाँ के सीईओ यानी कि
खुद अंश रायज़ादा सर्व करेंगी और फिर वो उन तीनों में से एक को सेक्रेटरी की पोस्ट देंगी। इतना कहकर नील वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सारी लड़कियाँ एक दूसरे से बात करने लगी। एक लड़की ने कहा, मैंने तो सुना है यहाँ अब तक 10 सेक्रेटरी जॉब छोड़कर चले गए हैं। अभी इंटरव्यू में कौन सिलेक्ट होगा? यहाँ के बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्हें सब कुछ टाइम पर चाहिए होता है। कोई भी उनके साथ चीटिंग करता है तो वो उन्हें नहीं छोड़ते ही। फिर सब एक एक करके इंटरव्यू देने लगे। उन सब में शनाया चड्ढा भी थी। शनाया जब इंटरव्यू देकर आई, उसके कुछ देर बाद नील उनके पास आया और उसने 3 कैंडिडेट का नाम लेते हुए कहा, दिशा, रूबी और शनाया, ये 3 कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। इन तीनों का इंटरव्यू कल होगा। कल इन तीनों को रायज़ादा कारपोरेशन आना है। बाकी किसी और को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जब शनाया ने नील की बात सुनी कि 3 कैंडिडेट में से एक उसका नाम है, तो वो बहुत खुश हो गई। उसने अपने मन में कहा, जिस मकसद से मैं ये इंटरव्यू देने आई थी, वो मकसद बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर आऊँगी। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करने लगी। वहीं बाकी सारी लड़कियां नील की बात सुनकर मुंह लटकाकर वहां से चली गईं। ये याद करके अंश ने अमन से कहा, मैं ऑफिस चला गया ये सोचकर कि मुझे आज 3 कैंडिडेट में से एक को सिलेक्ट करना है। लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। ये सुनकर अमन ने कहा, तुम्हें झटका लगा? ये सुनकर तो मुझे झटका लग रहा है। द ग्रेट बिजनेस टाइकून अंश रायज़ादा को भी किसी बात का झटका लग सकता है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अंश उसे बुरी तरह से घूरने लगा। तो अमन ने कहा, अच्छा ठीक है, आई एम सो सॉरी, आगे बताओ क्या हुआ? तो अंश ने कहा, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो नील से मैंने कैंडिडेट को बुलाने के लिए कहा। तो नील ने मुझसे आकर कहा कि 3 कैंडिडेट में से सिर्फ एक कैंडिडेट ही ऑफिस आई है और वो है शनाया चड्ढा। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि रायज़ादा कारपोरेशन में काम करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। ऐसे में जिसे हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, उनमें से 2 लोग नहीं आए। इस बात को मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगर मैं उन दोनों लड़कियों का इंटरव्यू में ना आने का कारण पता करता तो शायद वो सब नहीं होता, या ये कहूँ कि हो सकता था कि शनाया को वो सब करने का मौका ही नहीं मिलता। इतना कहकर अंश चुप हो गया। उसे चुप होते देखकर अमन ने कहा, ऐसा क्या कर दिया था शनाया ने? और शनाया को छोड़कर बाकी 2 कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए क्यों नहीं आए थे? अंश ने कहा, उन 2 कैंडिडेट के ऑफिस न आने का कारण शनाया थी। शनाया ने अपने आदमियों के साथ उन दोनों के घर जाकर उन दोनों लड़कियों को डराया था और उनसे कहा था कि वो दोनों इंटरव्यू के लिए ना आए, वरना वो उन दोनों को मार देगी। क्योंकि इंटरव्यू से एक दिन पहले जितने भी लोग रायज़ादा कारपोरेशन में इंटरव्यू देने के लिए आए थे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या अंश जगदीश चड्ढा से लेगा बदला, या जगदीश चड्ढा अंश को और नुकसान पहुंचाएगा? जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। उन सबको शनाया ने पहले ही अपने बाप का नाम यूज़ करके डराया था। जगदीश चड्ढा का नाम सुनकर वो सब लड़कियाँ बुरी तरह से डर गई थी और इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन का उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। शायद उस टाइम ये दोनों लड़कियां शनाया को नहीं मिली थी, जिस वजह से वो दोनों इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई थी। वरना उस दिन सिर्फ एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट होती और वो थी शनाया। अमन ने कहा,
इसका मतलब शनाया पूरी प्लानिंग के साथ इंटरव्यू देने के लिए आई थी। उसकी बात सुनकर अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो अमन ने कहा, क्या फिर शनाया सिलेक्ट हो गई? अंश ने कहा, सिलेक्ट कैसे नहीं होती, सिर्फ एक वही आई थी, इसलिए हमें उसे सिलेक्ट करना ही पड़ा। वो मेरी सेक्रेटरी बनी। वो काम भी अच्छा करती थी। वो मुझे इम्प्रेस करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। मेरा भी ज़्यादा काम आसान हो गया था उसकी वजह से। मैं भी थोड़ा टेंशन फ्री रहने लगा था। उसे काम करते करते 6 महीने हो चुके थे। एक दिन मेरे केबिन में आकर वो रोज की तरह मेरा शेड्यूल बना रही थी। मैं भी वहीं पर था। तब अचानक उसने मुझसे कहा कि होटल पैराडाइज में मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है और वो मीटिंग मुझे अटेंड करनी है। मैंने उससे पूछा भी कि वो कौन से क्लाइंट है जिसे मैं नहीं जानता। तो उसने मुझसे कहा कि सर, वो लोग नए हैं और कल ही उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। उन लोगों के साथ काम करने से इस कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। इसलिए मैंने उन लोगों की बात में आकर और ऑफिस को होने वाले फ़ायदे के बारे में सोचकर आपसे पूछे बिना ही हाँ कर दिया। इतना बताकर अंश ने एक गहरी सांस ली और फिर अमन की तरफ देखते हुए बोला, शनाया की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि वो उसकी पहली गलती है, इसलिए मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ। आगे से ध्यान रखना, मुझसे पूछे बिना कोई भी फैसला मत लेना। वो भी मेरी बात मान गई थी। उसके कहने पर मैं शाम को 7 बजे होटल पैराडाइज चला गया। वहाँ जाने के बाद मुझे सारा स्टाफ वेलकम करने लगा। मैंने भी हाँ में सिर हिलाया। फिर उन लोगों ने मुझे अपने साथ चलने को कहा तो मैं उनके साथ जाने लगा। तब मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है और होटल का स्टाफ मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं उनकी बात मानकर चुपचाप उनके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग मुझे होटल में बने ओपन गार्डन में लेकर आ गए और वो सब मुझे वहाँ छोड़कर चले गए। मैंने जब चारों तरफ देखा तो पूरा गार्डन फ्लावर और लाइट से सजाया गया था। नीचे ज़मीन पर रोज़ पेटल बिखरे हुए थे। थोड़ी दूरी पर एक टेबल रखा था। उस टेबल पर कैंडल और शैंपेन रखा था। उस टेबल को भी रोज़ पेटल से सजाया गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि होटल के स्टाफ ने मुझे वहाँ लाकर क्यों छोड़ा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आरोही को भी कभी ये बात पता चलेगी कि आशी रूही को अंश से मिलवाने लेकर गई है? जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। मैंने सोचा कि कोई वहाँ किसी को प्रपोज करने वाला है और शायद होटल के स्टाफ को लगा कि वो आदमी मैं ही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ ले जाकर छोड़ दिया है। ये समझकर मैं वापस पीछे मुड़कर जाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। जब मैंने उस आवाज़ को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस आवाज़ को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सोचकर मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो शनाया थी। उसने लॉन्ग ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर नी लेंथ ड्रेस पहन रखी थी और वो मेरी तरफ ही आ रही थी। उसकी बात सुनकर अमन ने बीच में कहा, वाह भाई, 2 साल पहले तुझे एक लड़की ने प्रपोज किया था। उसने कौन से कलर की ड्रेस पहन रखी थी, ये तुझे आज भी याद है? अमन की बात सुनकर अंश ने गुस्से में कहा, तुझे मेरी पूरी बात सुननी है या नहीं? अगर नहीं सुननी है तो मैं यहीं चुप हो जाता हूँ। उसे ऐसे गुस्सा करते देखकर अमन ने कहा, सॉरी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम बताओ ना आगे, मुझे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। अंश ने कहा, मुझे वो दिन
इसलिए याद है क्योंकि उस दिन के बाद से ही शनाया की बर्बादी का दिन शुरू हुआ था। अमन ने कहा, वो कैसे? तो अंश ने कहा, वो ऐसे कि जब मैंने शनाया को अपने पास आते हुए देखा तो मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है शनाया? तो शनाया ने मुझसे कहा कि वो ये सब 1 साल से मेरे लिए करना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। आज फाइनली ये सब करने का उसे मौका मिला है। फिर उसने मुझे बताया कि उसने मुझे पहली बार मेरे एक दोस्त के साथ नाइट लाइफ क्लब में देखा था। तभी से वो मुझसे प्यार करने लगी थी और फिर वो मेरे बारे में सब कुछ पता करने लगी। जब उसे पता चला कि मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है, तो उसने सोचा कि यही सही मौका है उसके लिए मेरे करीब रहकर मुझे इम्प्रेस करने का। और उसने ऐसा ही किया ताकि मैं उसे पसंद करने लग जाऊं। उसने सोचा था कि मैं उसे प्रपोज करूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए उसने ही मुझे प्रपोज कर दिया। उसने मुझे आई लव यू सर कहा। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे चिल्लाकर कहा, अपनी बकवास बंद करो शनाया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूँगा। ये सब बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। वहीं मेरा इनकार सुनकर शनाया इतनी गुस्से में आ गई कि उसने सोच लिया वो मुझे बर्बाद करके ही रहेगी। उसने मेरे बिजनेस राइवल पार्थ राठौर के पास जाकर मेरी सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन पार्थ को दे दी, जिस वजह से रातों रात रायजादा कॉरपोरेशन के शेयर नीचे गिरते चले गए। जब मैंने मेरे आदमी से पता करने को कहा तो मुझे पता चला कि ये सब शनाया का किया धरा है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने मेरे आदमियों से शनाया को उठाकर हमारे बेस में लाने को कहा। मेरे आदमी उसे लाते उससे पहले ही शनाया शहर छोड़कर भागने की कोशिश करने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे आदमियों को पता चला कि शनाया एयरपोर्ट जा रही है, तो मेरे आदमी उसकी गाड़ी का पीछा करने लगे। शनाया ने अपनी गाड़ी को इतनी तेज़ी से भगाया कि आखिर में वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसकी गाड़ी ब्रिज से टकराकर नीचे गिर गई और फिर पानी में दम घुटने की वजह से शनाया की मौत हो गई। मेरे आदमियों ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो मेरे हाथ लग जाती तो मैं खुद ही उसे मौत के घाट उतार देता। जगदीश चड्ढा अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मुझे समझ रहा है, इसलिए वो मुझे मारना चाहता है। अंश की बात सुनकर अमन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तेरी बात सुनकर मुझे शनाया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो तुझ जैसे शैतान से प्यार करने लगी थी, इसका नतीजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। वैसे एक बात बता, तू किस दोस्त के साथ क्लब गया था? अंश ने कहा, वो कोई और नहीं, तुम ही थे। ये सुनकर अमन ने हैरानी से पूछा, मैं? तो अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें याद है जब तुम आशिक की शादी के लिए इंडिया आए थे, तब हम शादी के बाद नाइट लाइफ क्लब गए थे। तब शनाया ने मुझे वहाँ देखा था। वहीं दूसरी तरफ आशी ने अंश के वार्ड से बाहर आकर कहा, भाई को हैंडल करना कितना मुश्किल है। वैसे भाई किस शक की बात कर रहे थे? फिर उसने रूही की तरफ देखते हुए पूछा, छोटी शैतान, तुम्हें मालूम है क्या तुम्हारे पापा किस शक की बात कर रहे थे? उसकी बात सुनकर रूही ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी। तो आशी ने कहा, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो सिर्फ मुझे परेशान करना आता है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी अमन भाई के सामने अंश भाई को पापा कहने की? मैंने तुम्हारे सामने
भाई को अंकल कहा था ना, तुम्हें भी भाई को अंकल कहना चाहिए था। मैं जब भी तुम्हारे पापा को किसी के सामने अंकल कहूँ तो तुम भी उसे अंकल कहना, समझी मेरी बात? उसकी बात सुनकर रूही ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी। ये देखकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्यों मेरी बात सुनोगी। तुम तो तुम्हारे मॉम डैड के सामने मुझे फंसाकर मेरे मजे लेना चाहती हो। रुको बेटा, मेरा टाइम भी आएगा, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वैसे मैं भी तो तुम्हारी मासी हूँ, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ तुम तीनों को। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों आकाश के केबिन के पास आ गई। केबिन के पास आकर आशी ने एक गहरी सांस ली और जोर से केबिन का डोर ओपन कर दिया। उसे ऐसा करते देखकर आकाश ने कहा, आशी, ऐसे कौन डोर ओपन करता है? आशी ने कहा, मैं, और कौन ऐसा कर सकता है? क्या होगा आगे इन सब की लाइफ में, जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।